गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज Good evening, आज कितनी क्लास है तुम लोग की? चौथी है ये? तीसरी? तीसरी सर। मनीष सर की नहीं थी सर, कैंसिल हो गई थी। या दूसरी है? यस सर। मेरे बाद भी किसी की है? मिश्रा सर की। मिश्रा सर। रैपिड फायर थी फिर भी क्लास लगा दी गई। यस सर। कहाँ तक हो गया था बेटा हम लोग का? आपने कही थी एनसीईआरटी का। यहाँ तक हो गया था ना? क्यों भाई? यहाँ तक बताया था। यस सर। यस सर। आज सर एनसीईआरटी की बात करी थी। चलो एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है। एनसीईआरटी में भी तो यही सब लिखा है, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है। गुड इवनिंग आगे सर। बेटा स्क्रीन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन आ बेटा? यस हाँ जी सर। सर। यस सर। देखो बेटा, पहला पेज, chemical equilibria are important in numerous biological and environmental process। अब भाई अगर बायोलॉजी का है तो फिर तो आपको हमसे ज्यादा ही आता होगा वहां पे। जैसे देखो, एक ये इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग O2 molecules and protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of oxygen from our lungs to our muscle। आइडिया है बेटा इसका तुम लोग को? बोलो। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे से। और ये दूसरा इन्होंने एग्जांपल दी है, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग CO मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होती है ना, दिक्कत करती है फिर सांस वांस लेने में। तो इसके बारे में तो भाई आपको हमसे ज्यादा आता होगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। बायो के स्टूडेंट हो कि नहीं यार? यस सर। तो आपको आता है, हमसे लेकिन ज्यादा आता आपसे है? ज्यादा नहीं आता है। नहीं बात देखो, जिसकी जिस चीज में महारत है। अब बायो का हमें ABCD नहीं आती है, तुम बायो में तुम सेल पूछोगे हमें नहीं मालूम। भैया तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होते तो कभी पढ़े होते, हम मैथ के स्टूडेंट रहे हैं। सर 9 10 10th तक तो पढ़ा होगा। आप 9 10 कब पैदा हुए ये बताओ? 9 10 जानते हो कब पढ़े थे? 9th हमने किया था 87 में, और 10th किया था 88 में, 12th किया था 90 में, जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे। यस सर। यस सर। चलिए देखो बेटा, शुरुआत के पेजों में इन्होंने फिजिकल इक्विलिब्रियम को ज्यादातर तवज्जो दी है। हालांकि उसका कोई बहुत ज्यादा वो रोल नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत ज्यादा उस पर नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो शुरू में इन्होंने बताया है, खासतौर से वेपराइजेशन, उसका सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा रोल है। देखो जैसे इन्होंने कहा, when a liquid evaporate in a closed container molecules with relatively higher kinetic energy। देखो बेटा, आपने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया,
लिक्विड आप सबको मालूम है बेटा वोलेटाइल होता है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेट से 25 डिग्री सी पर, आपने बेटा बीकर में वाटर ले लिया या क्लोज कंटेनर उसमें वाटर ले लिया। तो आप सबको मालूम है ना बेटा कि वाटर हर टेम्परेचर पे इवोपरेट होता है। वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। देखो इन्होंने इसी बात को बोला है, when a liquid evaporate in a closed container molecule with relative high kinetic energy escape the liquid surface। तो जिन मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेटा इस सरफेस से स्केप करते हैं, वेपर फेस में जाते हैं। लेकिन वेपर फेस में जब शुरू में तो वेपर के मॉलिक्यूल कम होंगे, फिर क्या होगा, वेपर के जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगेंगे। वो बेटा वो वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे, तो उससे एक नया प्रोसेस क्या डेवलप होगा, कंडेंसेशन। तो देखो liquid surface into the vapor phase and number of liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface and retain in the liquid phase। तो देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेस में जाते हैं, और जब वेपर फेस में मॉलिक्यूल पहुंच गए लिक्विड के यानी वाटर के, तो वो आपस में टकराते हैं, फिर आके सरफेस से लिक्विड की सरफेस से टकराते हैं। तो एक अपोजिट प्रोसेस डेवलप होता है, कंडेंसेशन। इट गिव राइज टू ए कांस्टेंट vapor pressure because an equilibrium in which the number of molecule leaving the liquid equal to the number of returning to the liquid from the vapor। तो देखो बेटा होता क्या है कि शुरुआत में इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, ठीक है, आप कल हमने बताया था ना इक्विलिब्रियम पर, चाहे बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता। तो जब बेटा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, तो वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन वेपर के मॉलिक्यूल लगातार आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं, और वो लगातार सरफेस से टकराते रहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल के। तो वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से टकराने के कारण क्या डेवलप करते हैं, प्रेशर। उसको हम लोग बेटा बोलते हैं वेपर प्रेशर। कब मेजर किया जाता है, इक्विलिब्रियम पर। क्यों इक्विलिब्रियम पर मेजर किया जाता है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू मिलेगी वो फिक्स मिलती है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कभी चेंज नहीं होगी। यही बात इन्होंने की है। इट गिव राइज टू ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पर जितने वेपर के मॉलिक्यूल बनने थे वो फिक्स हो गए, तो टकराने वाले मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, तो बेटा वेपर प्रेशर भी जो डेवलप होगा वो फिक्स होगा। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ तब तक ये जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहेगी। लेकिन जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो जाएंगे, तब बेटा वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वेपर और लिक्विड के बीच में क्या एग्जिस्ट कर जाता है, इक्विलिब्रियम। तो जिस रेट से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे होंगे उसी रेट से वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, यानी कंडेंसेशन हो रहा होगा। यानी रेट ऑफ इवोपोरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो वेपर और लिक्विड के बीच में बेटा इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ वो बेटा स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। हमको लगता है कि स्टैटिक है लेकिन डायनामिक होता है। क्यों, देखो इन्होंने उसके लिए लिखा है, जहां पर लिक्विड और वेपर बेटा मिलते हैं वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। देयर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर। तो जहां पर वेपर और लिक्विड की बाउंड्री है, जहां पर वो टच कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। ऐसा नहीं कि सब एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो बेटा याद रखो, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, ऑलवेज इट इज डायनामिक इन नेचर। यानी बेटा इक्विलिब्रियम पर प्रोसेस रुकता नहीं है,
इक्वल और अपोजिट स्पीड से होता रहता है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये देखो इन्होंने रिप्रेजेंट किया। जैसे ए टू बी होता है, तो ए को हम लोग रिएक्टेंट मानते हैं, बी को प्रोडक्ट मानते हैं, तो यहाँ पर आप H2O लिक्विड को रिएक्टेंट मान लो और H2O वेपर को प्रोडक्ट मान लो। तो इक्विलिब्रियम पर बेटा H2O लिक्विड का अमाउंट, H2O वेपर का अमाउंट फिक्स होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है। और आप सबको मालूम है डबल हाफ एरो इंडिकेट द प्रोसेस इज बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल। हेलो सर पेन बदल लीजिए। पेन बदल लें? एक Yes, मिनट, अब सही है? अब रेड कर लेते हैं। अब सही है बेटा? यस सर। फिर देखो, ये तो सबको मालूम है बेटा, डबल हाफ एरो इंडिकेट दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यानी दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। और बेटा या हमने कल क्या बताया था, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल, अगर वो रिवर्सिबल है तो बेटा क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। कोई भी बेटा फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल 100% कंप्लीट नहीं होता, तो 100% कंप्लीट नहीं होगा तो बेटा इक्विलिब्रियम पर बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। यानी इक्विलिब्रियम पर वेसल के अंदर बचा हुआ रिएक्टेंट होगा, बना हुआ प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक बेटा? बोलो भाई। तो जरा बता दो, इस इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है? और यहाँ पर देखो, ये सॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर चीज है। सॉल्यूशन में हम लोग वेपर प्रेशर बहुत पढ़ते हैं, तो कोई पूछे व्हाट इज वेपर प्रेशर, जब बेटा वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी जब क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो? नहीं सर। देखो बेटा, यहाँ जरा वेपर प्रेशर समझ लो। जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, यानी जब बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है, उस वक्त वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होते हैं। ऐसी कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये बेटा एक गिवन टेम्परेचर पर फिक्स होता है, और कभी भी बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन। और कंडीशन बेटा वही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर फॉरवर्ड बेटा इवेपोरेशन था, बैकवर्ड कंडेंसेशन था, तो यहाँ पर कंडीशन क्या डेवलप होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर देखो, रिएक्शन मे बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो जनरल बात है। When the reactant in a closed vessel at a particular temperature react to give product, the concentration of the reactant keep on decreasing, while those of product keep up increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactant or product. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कल ये सब बताया था कि देखो बेटा, अगर आप रिएक्शन को क्लोज वेसल में कराते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट बेटा क्या होता है, डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बेटा क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक ऐसी सिचुएशन आती है जब रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होना बंद हो जाता है,
प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होना बंद हो जाता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना बंद हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये उसी को हम लोग इनडायरेक्ट वे में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, नेट में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। जिस रेट से प्रोडक्ट बनता है उसी रेट से कंज्यूम होता है, नेट चेंज जीरो। सिमिलरली जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से आपका रिएक्टेंट प्रोड्यूस होता है, नेट चेंज जीरो। बोलो बेटा इस पेज पे और कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये कई पेज है कि 2 पेज हो गया? फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी दोनों की वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है? सेम। इट इज ड्यू टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सब बता दिया बेटा। देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन द रिएक्शन मिक्सचर। स्पीसीज क्या 2 ही होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नो चेंज। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब बेटा इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। जैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 40% है, इसका क्या मतलब है? अगर आप बेटा 10 मोल से स्टार्ट करते हो तो केवल रिएक्टेंट का 4 मोल कंज्यूम होगा इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले। वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन 4 से ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। देखो 3 तरीके का हो सकता है। द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट। तो बेटा एक इस टाइप का हो सकता है कि लगभग पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, यानी रिएक्टेंट ना के बराबर बचे। ठीक है ना? दूसरा बेटा जिसमें बेटा रिएक्टेंट थोड़ा सा कंज्यूम हो, यानी बहुत थोड़ा सा कंज्यूम है बाकी सब बचा रहे। द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी जितना रिएक्टेंट लिया लगभग उतना बचा हुआ है, लिटिल बिट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। जैसे मतलब आपने 10 मोल लिया बेटा, तो बेटा 0.1 मोल खर्च हुआ, बाकी 9.9 बचा हुआ है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रिमेन अनचेंज एट द इक्विलिब्रियम। और तीसरा बेटा जिसमें रिएक्टेंट जो बचा हुआ है और प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो कंपेरेबल होते हैं, यानी जिसको आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। The reaction in which the concentration of the reactants and products are comparable when the system is in equilibrium। तो देखो बेटा कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर। तो उसको बेटा 3 में क्लासिफाई किया। एक बेटा उस इक्विलिब्रियम को जिसमें मोस्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मोस्टली बोल रहा हूं, पूरा नहीं, क्योंकि अगर पूरा होगा तो बेटा वो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं उसको, तब तो इरिवर्सिबल हो गया।
मोस्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट लिटिल बिट बचता है। दूसरा बेटा लिटिल बिट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी ज्यादातर रिएक्टेंट बचा रह जाता है। और तीसरा बेटा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होता है कंपेरेबल होता है, यानी ना एक बहुत कम होता है ना एक बहुत ज्यादा होता है, कंपेरेबल होता है। अभी इन्होंने आगे उसको समझाया है, केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 लेके, अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 है तो मोस्टली बेटा मिक्सचर में प्रोडक्ट होता है, और केसी की वैल्यू बेटा 10 की पावर -3 है तो मोस्टली वेसल में रिएक्टेंट होता है। और अगर इन बिटवीन है तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस Yes, सर। sir. आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। और ये जो बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, यानी एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है ना, और भी है प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये सब जो ली-चैटली प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जब इंडस्ट्री में हम कोई प्रोसेस बेटा अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। भाई इंडस्ट्री में अगर हम कोई बेटा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमें कॉस्ट की वैल्यू देखनी होती है कि ज्यादा कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो, तो बेटा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन of the operational condition is very important in the industry as well as laboratory, so that equilibrium is favorable in the direction of the desired product. Some important aspect of the equilibrium involving physical and chemical process are dealt in this unit. Along with the equilibrium involve ions, और बेटा जिस इक्विलिब्रियम में आयन इन्वॉल्व होता है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई अंतर नहीं है। जिस रिवर्सिबल रिएक्शन में आयन होगा उसके इक्विलिब्रियम में आयन होगा, उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। भाई हम लोग जैसे कहते हैं ना बेटा, चाइना का माल सस्ता होता है। हेलो, हाँ सर, सही यस समझ। यस सर। सर। जी सर। तो भाई आप जैसे कंज्यूमर हो, तो अगर आप कोई सामान एक्स खरीद रहे हो, एक दुकान वाला 100 रुपए में दे रहा है, दूसरा 60 में दे रहा है, आप किससे लोगे? 60 वाले से। 60 वाले से लोगे ना। तो अगर मान लीजिए आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है उससे सामान महंगा बन रहा, तो पक्की बात है बेटा आपका माल कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप महंगा बेचना चाहोगे, क्योंकि अगर आप सस्ता बेचोगे तो घाटे में चले जाओगे। तो बेटा इंडस्ट्री में जो प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है, यानी कम कॉस्ट पे बनाया जाए। चाइना क्या करता है, कम कॉस्ट पे बना लेता है और वो क्या नाम से सप्लाई कर देता है। अब जैसे भाई हम ही लोग हैं, हमको मालूम है चाइनीज माल क्या सस्ता है, चाइना के ले लेते हैं, भले ही मोदी जितना भी चिल्लाते रहे मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया। भाई जैसे झालर जो होती है आजकल चाइना वाली, देखते हो ना आप लोग। यस सर। आज से अगर आप 20 साल पीछे जाओ, 20 क्या 15 साल पीछे जाओ, तो ये कुछ नहीं था। और इतनी अच्छी मतलब इंडियन मेड झालर आती थी, उनकी लाइटिंग बहुत अच्छी होती थी। अब देखा होगा कभी शादी वादी में जो नहीं पट्टी टाइप की लगाते हैं, उस टाइप की पहले आती थी, लोग घर में वही लगाते। कपड़ा वाली। हाँ, नहीं पहले उसी टाइप के बल्ब की आती थी, और तुमको बताएं गली गली में उसकी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। लेकिन जब से चाइना वाला आया, अब वो पर जितने में क्या नाम से 100 बल्ब का आप दे रहे हो, क्या नाम से 100 रुपए में 10 बल्ब का वो उठा के दे देता है 100 का। तो हम मेड इन इंडिया तब थोड़ी देखते हैं, हम तो सीधे जाके सस्ता वाला खरीद लेते हैं। बस दिवाली वाले दिन ही जलता भी है भैया, लेकिन कौन देखता है इस बात को? लॉन्गेविटी तो कम होती, तुरंत का तुरंत वाला देखता है ना आदमी, कौन देखता है? यस सर। आदमी को तो तुरंत वाला चाहिए ना। आज वाला। यस सर, सही बोल रहे हैं। वो तो बाद में पता चलता है ना। जैसे
बहुत सिंपल एग्जांपल बताएं। पता नहीं सर, लेकिन वो सब सर चलती नहीं उतनी। काकादेव में जो आज की डेट में टीचिंग हो रही है, क्या वो सिलेक्शन वाली टीचिंग है? लेकिन क्या है, लेकिन लड़के को तो अट्रैक्ट कर लेती है ना। यस सर। जो टीचर पढ़ाना चाहता है काकादेव में बेवकूफ है, और जो डांस कराता है वो हिट टीचर है। लेकिन जब तक लड़के को पता चलता है तब तक उसका साल खत्म हो चुका होता है। यस सर। और मजे की बात तो यही है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है वही आके दलाली करते हैं, वो वही अपने गांव से लाके बच्चों को पकड़ते हैं, आधी फीस अपने जेब में रखते हैं, आधी उसको पकड़ाते हैं। हो गया काम। चलिए फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो देखो बेटा, सॉलिड टू लिक्विड, याद रखो बेटा, जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, और दो स्टेट के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो बेटा डेल्टा जी क्या होगा? 0। ठीक है, तो देखो बेटा, मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल आर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल प्रोसेस में देखो, पहला सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस तो हम लोग पढ़ ही के आ रहे हैं। फिर सॉलिड गैस। पहला देखो बेटा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो आइस और वाटर का है, तो आइस और वाटर आपने बेटा परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में लिया। परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब ना तो बाहर से हीट अंदर आएगी, ना अंदर से हीट बाहर जाएगी, यानी प्रोसेस क्या होगा? एडियाबैटिक। ठीक है, 0 डिग्री सी पर 273 केल्विन पर आपने परफेक्टली इंसुलेटेड वेसल में आइस और वाटर लिया, और बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये दोनों बेटा इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक, और देखो बेटा, चूंकि इक्विलिब्रियम में होंगे तो ना तो आइस का मास चेंज होगा ना वाटर का मास चेंज होगा। मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम अगर इक्विलिब्रियम, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बेटा केवल सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, चाहे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो बेटा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, या डायरेक्ट सॉलिड वेपर में यानी सब्लिमेशन हो रहा हो, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास या मोल बेटा चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर और प्रेशर बेटा क्या होता है? कांस्टेंट। दो स्टेट के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी क्या होता है? 0। और याद रखो बेटा, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, स्टैटिक नहीं होता है। कैसा होता है? डायनामिक। यानी इक्विलिब्रियम पर भी जहां पर दो फेज जहां मिल रही होंगी वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। देखो, इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। ठीक, यानी बेटा वाटर के मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे होंगे आइस से, और आइस से मॉलिक्यूल वाटर में जा रहे होंगे, लेकिन नेट में चेंज नहीं हो रहा होगा। मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस and adhere it to it, and some molecule of ice escape into liquid phase। तो बेटा आइस कन्वर्ट हो रही होगी वाटर में, वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा आइस में, इक्विलिब्रियम पर। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? सेम। इसलिए हमें नेट में चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बेटा ये एक्टिविटी लगातार होती रहती है, इसीलिए इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक। लेकिन बेटा वाटर का मास
या आइस का मास इक्विलिब्रियम पे चेंज नहीं होता है, ये तो पहले बता रखा है। इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर देखो क्या आइस वाटर है, आइस बेटा रिएक्टेंट है, वाटर आपका प्रोडक्ट है, तो ना तो आइस का मास चेंज होगा ना वाटर का। क्यों? इक्विलिब्रियम है। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इनटू वाटर एंड रिवर्स ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू आइस आर इक्वल। और ये ध्यान रखना, आइस और वाटर जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो टेम्परेचर बेटा क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको तो हमने जनरल बता दिया, ये केवल आइस और वाटर के लिए नहीं है। चाहे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो, या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम हो, बेटा हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये वेरी करेगा इक्विलिब्रियम कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम बेटा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी। अब देखो इन्होंने यहाँ पर बेटा डेफिनेशन दी है मेल्टिंग पॉइंट की। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इनका बेटा क्या कहना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको सॉलिड के रिस्पेक्ट में बेटा क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ देखो वर्ड नॉर्मल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 atm। अगर 1 atm से डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, तब नॉर्मल नहीं बोलेंगे। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हालांकि देखो इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की क्या होती है, जिस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और उसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट दोनों का बेटा वेपर प्रेशर सेम होता है, उसको हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, लिक्विड के रिस्पेक्ट में हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना है? 0 डिग्री सी है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनेगी 0 डिग्री सी पे? 0 डिग्री सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है? इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग, इनका मतलब है कि 0 डिग्री सी पर आइस और वाटर के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? इक्विलिब्रियम, इनके अकॉर्डिंग है। और बेटा वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में यही डेफिनेशन क्या होगी? 0 डिग्री सी पर आइस और वाटर का वेपर प्रेशर सेम हो। क्लियर भाई? यस सर। यस सर। फिर देखो बेटा, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, इक्विलिब्रियम कैसा होगा? डायनामिक। तो देखो ये दो कंक्लूजन क्या निकला, both the opposing process occur simultaneously, both the process occur at the same rate so that amount of ice and water remain constant। यही बेटा दूसरा है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दोबारा बताने की जरूरत है क्या? सर हाँ, अगर बोलो। आइस मेल्ट होगा तो जो वाटर बनाएगा वो उतना ही सेम रहेगा, उसका अमाउंट बढ़ेगा नहीं? बेटा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे जितना आइस बेटा वाटर में कन्वर्ट होगा उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर जैसे हम बॉटल को फ्रीजर में डाल देते हैं तो जब वाटर डालते हैं तो वहां आइस। इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, ठीक है। वहां इक्विलिब्रियम नहीं है। जहां इक्विलिब्रियम होगा, जैसे 0 डिग्री सी पर अगर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, ये बेटा इक्विलिब्रियम की बोल रहे हैं। अगर 0 से कम टेम्परेचर होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो जो तुम आप कह रही हो सब सही है। ठीक बेटा? हाँ सर। फिर बेटा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं।
बताओ जरा इसकी क्या कंडीशन पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। अरे यार, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसके बीच में जो होता है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, वेपर के मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। जैसे वाट इसी को यहाँ पे इन्होंने जैसे 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, तो 100 डिग्री सी पर लिक्विड और वेपर के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम, वाटर और वाटर वेपर के बीच में, ये इनके अकॉर्डिंग। और वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी, 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इन्होंने देखो बेटा इसमें क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम समझने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे ये देखो है, एक जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें इन्होंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया या P2O5 ले लिया, जिससे कि इसमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर जो जरा भी मॉइस्चर हो ना बेटा, उसको बेटा दूर कर लें। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, या P2O5 लोगे तो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो भाई। यस सर। फिर उन्होंने क्या किया बेटा उसमें, अब ये जो प्लेट थी उसमें इन्होंने क्या किया, जब पूरा मॉइस्चर हटा लिया, अब अंदर कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, अब इन्होंने एक प्लेट पे वाटर रखा। अब देखो बेटा वाटर इवोपरेट होगा, वाटर इवोपरेट होगा तो यहाँ वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो वेपर के मॉलिक्यूल क्या डेवलप करेंगे, प्रेशर, प्रेशर डेवलप करेंगे। तो देखो मैनोमीटर में क्या होगा, प्रेशर, ये हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, प्रेशर डेवलप होगा तो हाइट बढ़ेगी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे ये जो कैपिलरी में लेवल है वो कांस्टेंट होने लगेगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन की, यानी वेपर और लिक्विड के बीच में क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम। बोलो भाई। यस सर। यही चीज इन्होंने एक्सपेरिमेंट से समझाया, रेट ऑफ इवोपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। देखो फिर से इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, एक ये बेटा जार लिया है, इसके अंदर पहले इन्होंने ऐसा सब्सटेंस रखा है जो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, P2O5 ले लिया या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जितना भी बेटा मॉइस्चर था इसमें इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उसी वेसल में इन्होंने एक प्लेट पर वाटर रखा। अब वाटर बेटा इवोपरेट होगा, इस पूरे स्पेस में वाटर के मॉलिक्यूल डेवलप होंगे, वो क्या डेवलप करेंगे, प्रेशर। वो प्रेशर किससे नापा जाएगा, मैनोमीटर से। आप देखोगे कैपिलरी में लेवल चेंज होने लगेगा, क्यों चेंज होने लगेगा, क्योंकि वाटर इवोपरेट हो रहा है और कुछ समय बाद लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, क्या एग्जिस्ट कर गया, इक्विलिब्रियम। फिर देखो इन्होंने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by the water molecules at given temperature remain constant, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, and is called the equilibrium vapor pressure of water और vapor pressure of water। ये हमने पहले ही बता दिया था आपको। What is vapor pressure? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, यानी जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है, उस कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट हो जाती है, और हम लोग मेजरमेंट कब करते हैं, जब इक्विलिब्रियम पर। फिर देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। याद रखो बेटा,
किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करता है। एक, नेचर ऑफ लिक्विड पर। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब उसके बीच में फिजिकल फोर्स, जो वांडर वाल फोर्स होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब फिजिकल फोर्स कैसा है। बेटा फोर्स जितना वीक होगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, वेपर उतना ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। और फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। और आप सबने पढ़ा होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब जैसे देखो इन्होंने लिया है, इन द एबो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड ईथर। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डिफरेंट लिक्विड एंड डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। तो देखो बेटा, सेम टेम्परेचर पे तीन लिक्विड लिया, तीनों का वेपर प्रेशर अलग अलग आया। क्यों अलग अलग आया? क्योंकि तीनों में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है। चलो बताओ जरा, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और ईथर सेम मॉलिक्यूलर, मतलब किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा? बोलो। सर अल्कोहल का। क्यों अल्कोहल का सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा? सबसे हाइड्रोजन कम बॉन्डिंग। होगा सर हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यस सर। सबसे ज्यादा किसका होगा? ईथर का। ईथर। एसीटोन में भी बेटा पोलैरिटी होती है, इसके इसलिए इसका इन बिटवीन होगा। तो सेम टेम्परेचर पर अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा अलग अलग होता है, ठीक है। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में बेटा इनवर्स का रिलेशन होगा। तो जो जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वीकेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी उसकी सबसे ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा। चलो बताओ बेटा, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? एथिल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बेटा दोनों में, वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन लेकिन बॉन्डिंग, वाटर चार के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितनी होती है? 4। 4। और इथाइल अल्कोहल में कितनी होगी? 3। इथाइल अल्कोहल में 3 बेटा होती है। 2 ऑक्सीजन तीन के थ्रू, कैसे होती है? 2 ऑक्सीजन के थ्रू, 1 हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है। यस सर। फिर इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक्सपोज किया है, तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखो बेटा, ये देखो, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवोपोरेशन डिपेंड ऑन, पहला बेटा नेचर ऑफ द लिक्विड, रिमेंबर इवोपोरेशन बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर नहीं, अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। अगर देखो इन्होंने बोला इवोपोरेशन 3 बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन जब वेपर प्रेशर बोलेंगे तो बेटा केवल 2, वेपर प्रेशर बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए? यस सर। कोई पूछे क्यों? तो देखो बेटा, जैसे एक बीकर में आपने 1 लीटर वाटर लिया, दूसरे बीकर में आपने 2 लीटर वाटर लिया 25 डिग्री सी पर, तो देखो बेटा जिसमें 2 लीटर वाटर है वहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, वेपर के मॉलिक्यूल बेटा ज्यादा बनेंगे। लेकिन जब आप वेपर के मॉलिक्यूल जो बने पर ml निकालेंगे, 1 ml में दोनों जगह कितने बने, तो एक गिवन टेम्परेचर पे बेटा 1 लीटर वाले वेसल में उतनी ही वेपर बनेगी जितनी 2 लीटर वाले में बने। तो वेपर के मॉलिक्यूल बेटा एक गिवन टेम्परेचर पे पर ml में क्या होंगे? सेम। दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, वहां पर 2 लीटर वाले में वेपर ज्यादा बनेगा, लेकिन उसको 2000 से भी तो डिवाइड करोगे,
पर ml के लिए, तो बेटा नंबर वही आता है। समझ गए? बोलो भाई। सर इक्विलिब्रियम तो सेम होगा ना सर? नहीं, जिसमें ज्यादा होगा उसमें इक्विलिब्रियम पहले अटेन हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पर ml में जो वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे वो हमेशा सेम रहेगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो। समझ गए? इसी तरीके से सरफेस एरिया ले लो। जैसे देखो, ये मैं नीचे एक डायग्राम बना रहा हूं, एक बीकर बेटा ऐसा है, इसमें 1 लीटर पानी है। एक बेटा ऐसा है, इसमें भी 1 लीटर पानी है। पक्की बात है यहाँ पर बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं है? बोलो भाई। यस सर। सेकंड वाले में सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पर बेटा रेट ऑफ इवोपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर दोनों जगह बेटा सेम होगा। बस ये तो ऐसे कह सकते हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है सरफेस पे? बिल्कुल नहीं करता, लेकिन समझ लो प्योर लिक्विड का अगर सॉल्यूशन है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। अब इसको आप ऐसे समझो बेटा, आपको कानपुर से दिल्ली जाना है बाई ट्रेन, डिस्टेंस तो सेम है, पटरी तो वही है। अब वंदे भारत पकड़ोगे तो 4 घंटे में, राजधानी पकड़ोगे 5 घंटे में, और बाकी ट्रेन पकड़ोगे तो कब पहुंचेगी पता नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस तो बेटा उतनी चलनी है। तो जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाता है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पर 1 ml के कारण जितनी वेपर बनती है वो बेटा हमेशा सेम होती है। दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर हमेशा सेम होता है। ठीक भाई? यस सर। फिर देखो बेटा, फिर इन्होंने वही बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ डेफिनेशन दी है, वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बेटा, ये बार में वैल्यू लिखी है, ये अगर आप इसको एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 आती है। तो 1 एटीएम बराबर 1.013 बार याद कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है ना 1 बार कितने 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है, मालूम है ये? 1.0110। हाँ सर, 10 to the power 5। 1 बार 10 की पावर 5 होता है, और 1 एटीएम 1.013 इंटू 10 की पावर 5 होता है। इसीलिए देखो ये बार में वैल्यू है, ठीक है, और ये एटीएम में अगर बोलोगे तो 1 एटीएम हो, इसीलिए देखो 1.013 लिखा है। तो देखो बेटा 100 डिग्री सी पर क्लोज वेसल में वाटर और वाटर वेपर बेटा इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका क्या मतलब है? 100 डिग्री सी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, for any pure liquid at 1 atmospheric pressure, the temperature at which liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point of liquid। ठीक है, तो देखो बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता रहे हैं, हालांकि एक्चुअल डेफिनेशन वेपर प्रेशर के टर्म्स में दी जाती है। यानी बेटा कोई भी प्योर लिक्विड, इनके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी प्योर लिक्विड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा वेपर प्रेशर के टर्म्स में क्या होता है, सबको याद होगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.013 बार या 1 एटीएम हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ गए? 100 डिग्री सी पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है? 100 डिग्री सी पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम यानी 760 मिलीमीटर। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। इसीलिए बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में जब क्वेश्चन में 100 डिग्री सी होता है ना,
तो आपको पी नॉट नहीं दिया होता है, अंडरस्टूड होता है पी नॉट कितना लेना है 760। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, नॉर्मल वर्ड बेटा कब यूज करते हैं पहले ये समझो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो बेटा प्लेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, 760 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम होता है। तो जहां पर आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, सुनिए, जिस जगह पर आप बॉइलिंग पॉइंट का मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वहां प्रेशर 760 मिलीमीटर है एटमॉस्फेरिक, तो उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मैदानी इलाकों में मिलेगा। अगर आप पहाड़ पे जाकर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं जहां प्रेशर 760 से कम है, तो कभी भी उसको नॉर्मल नहीं बोलोगे, उसको केवल बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। समझ गए? यस सर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, 760 मिलीमीटर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का नया नाम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये कहाँ मिलेगा? मैदानी इलाकों में। पहाड़ों पर केवल बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और आप सबको मालूम है ऊंचाई पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। बोलो यार। यस सर। यस सर। भाई देखो, मैदानी इलाकों में आपको अपने लिक्विड के वेपर प्रेशर को 760 करना है और पहाड़ों पर 760 से कम करना होता है, इसलिए वहां बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल में यूज होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर यानी 1 atm हो जाता है, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम है तो उसको हम लोग केवल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। फिर आ जाओ बेटा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। Let us now consider the system where solid sublime to vapor phase. देखो इन्होंने एग्जाम्पल लिया, सॉलिड आयोडीन को क्लोज वेसल में रख दिया। आफ्टर सम टाइम वेसल पूरा वॉयलेट वेपर भर जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि सॉलिड आयोडीन डायरेक्टली बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा? वेपर में। आयोडीन का क्या हो रहा? सब्लिमेशन। अब आप जरा उसको केयरफुली देखोगे तो देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो वॉयलेट कलर है ना इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद जो कलर की इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाती है। आफ्टर सर्टेन टाइम इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कांस्टेंट। और जब बेटा कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब जिस रेट से सॉलिड आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा है। यानी सॉलिड का वेपर में बनने का रेट और वेपर का सॉलिड में बनने का रेट दोनों बेटा सेम हो गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक। सॉलिड आयोडीन sublime to give iodine vapor and the iodine vapor condensed to give solid iodine। जब इन दोनों का रेट सेम हो जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसको इन्होंने यहाँ इस तरीके से या एरो बनाना भूल गए। इसी तरीके से बेटा दूसरी एग्जांपल इन्होंने लिया है, कैम्फर सॉलिड कैम्फर वेपर, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड अमोनियम क्लोराइड वेपर। फिर देखो बेटा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड।
पहले सॉलिड लिक्विड की बात करें तो देखो बेटा, सबने शरबत बनाया होगा, उसी को इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। देखो बेटा, आपको पानी दे दिया जाए और शक्कर डिजॉल्व करने को कहा जाए, चम्मच से आप शक्कर डिजॉल्व करते हो, लेकिन आप देखोगे कुछ समय बाद शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाती है। बोलो। यस सर। यस सर। तो जब शुगर डिजॉल्व होना बंद हो गई, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या एग्जिस्ट कर गया? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। यस सर। किसके बीच में? वाटर डिजॉल्व और शुगर और अनडिजॉल्व शुगर। हाँ। ठीक है, देखो यही बात इन्होंने इस पैराग्राफ में लिख रखी है। We know that from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature. Suppose करो तुम्हारी मम्मी को रसगुल्ला बनाना, तो बेटा चाशनी की जरूरत होगी। यस सर। तो बताओ, क्या आपको शक्कर दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, भाई चाशनी क्या है? शुगर का सॉल्यूशन है वाटर में। यस। तो क्या तुम चाशनी बना लोगे चम्मच हिला के? नहीं सर। नहीं, गरम करना पड़ेगा। के लिए गरम करना पड़ता है ना। आप एक गिवन टेम्परेचर बेटा चम्मच हिला के जो सॉल्यूशन बना पाओगे बेस्ट एफर्ट करके, वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चाशनी क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, यस सर। if we make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at higher temperature, अगर हमें बेटा चाशनी बनानी है तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा चाशनी कैसे बनती है? लगातार गर्म किया जाता है। ठीक, और बेटा जैसे ही अगर आप उसको ठंडा करते हो तो जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व होता है वो बाहर आने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो बोलो, प्रेसिपिटेशन किस स्टेट में होता है? सुपर सैचुरेटेड। पर से। तो देखो, if we make a thick sugar syrup solution of dissolving sugar at higher temperature, sugar crystals separate out if we cool the syrup at the room temperature. तो जो आपका चाशनी बना है ना, रूम टेम्परेचर से जब तक वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो चाशनी बनी रहेगी, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर वापस आओगे तो देखा होगा ना, चाशनी में पपड़ी बनने लगती है। यस। यस सर। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। तो we call it a saturated solution when no more solute can be dissolved in at a given temperature. तो बेटा आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, शुगर का सॉल्यूशन, आपको शक्कर दिया गया, आपसे कहा जा रहा डिजॉल्व करो। अगर बेटा शुगर आप डिजॉल्व करने में कामयाब हो रहे हो तो उसको कहते हैं, जो सॉल्यूशन आपको दिया गया था वो अनसैचुरेटेड था। और अगर आप बेस्ट एफर्ट करके भी बिना टेम्परेचर चेंज किए डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और टेम्परेचर चेंज करके सैचुरेटेड से ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व कर दिया आपने तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट in a saturated solution depend upon the temperature. याद रखो बेटा, solubility temperature dependent है। in a saturated solution dynamic equilibrium exist करता है किसके बीच में? dissolved solute और undissolved solute के बीच में। तो यहाँ देखो, solute शुगर है तो शुगर ये dissolve वाला है और ये बेटा undissolved, तो dissolve नहीं हुई। तो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? दोनों का रेट सेम होगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। फिर वही बातें दोबारा लिखी हैं। इक्वलिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन कंफर्म विद द, ये सब बेकार की चीजें, रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, बस आप याद रखो कि
इक्विलिब्रियम है तो दोनों का रेट क्या होगा, सेम, और इक्विलिब्रियम क्या होगा, डायनामिक। फिर देखो बेटा गैस इन लिक्विड, सबसे बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। जब बेटा आप सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, सोडा वाटर यूज किया है आप लोगों ने? नो सर। नो यस सर। सर। अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं है, हाँ उसमें होता क्या, सोडा वाटर में होता है क्या, CO2 यस होता सर। है। टू होता है। व्हेन सोडा इज ओपन, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन फिजेस आउट रैपिडली, बहुत तेजी से बाहर आती है। क्यों आती है? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर बेटा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है। तो अंदर अलग इक्विलिब्रियम था, अब नई स्टेज में इक्विलिब्रियम लाना है तो CO2 एस्केप कर जाती है। द फिनोमेना अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा था, वहां CO2 ज्यादा डिसॉल्व थी। लेकिन जब आप बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, वहां सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो वहां पर तुरंत नया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए CO2 एस्केप करने लगती है। There is a equilibrium between the molecules in the gaseous state and the molecule dissolved in the liquid under pressure. ठीक है, तो ये बेटा CO2 वो है जो डिसॉल्व है, और ये CO2 है जो अनडिसॉल्व है। और आप सबने बेटा हेनरी लॉ पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किससे गवर्न होता है, हेनरी लॉ पे, जो क्या कहता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द, बोलो बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर की। बिल्कुल सही, M बराबर K इंटू P। लेकिन ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट इसका रिवर्स होता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। और बेटा डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनवर्सली होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस डिसॉल्व है वो एस्केप करने लगेगी। कोल्ड ड्रिंक सबने पी है कि नहीं? यस सर, पिए। पिया है, वही बात बेटा इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। आप फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक निकालिए, ढक्कन खोलिए, 2 घूंट अंदर करिए, टेस्ट का आइडिया मिल गया, बोलो। यस सर। अब उसी कोल्ड ड्रिंक को एक गिलास में डालिए और 1 घंटे बाद पीजिए आप उसको, आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक लगी नहीं रही होगी, जस्ट लाइक वाटर होगा, शरबत की तरीके। यस सर। क्यों ऐसा हुआ? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई आपने जब निकाला बॉटल फ्रिज से तो टेम्परेचर था 5 डिग्री सी, और आपने रख दिया रूम टेम्परेचर पे, या 30-35 है। भाई पक्की बात है, जब 15 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पियोगे आप, पियोगे? पी लेंगे कभी-कभी। मतलब फ्री की मिल जाती लेके, नहीं सर, खरीद के। खरीद के कोई जरूरत नहीं। देख रहे हो मौसम कितना खराब है, 15 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद पी लेना। देखो बेटा एक चीज बताया तुमको, केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट तभी बनता है जब 2 कंडीशन फुलफिल होती है, एक एनर्जी बैरियर और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। बताया था ना, यस सर। एनसीईआरटी ने बताया था। तो बेटा आपको साल भर तैयारी करनी है, खूब मेहनत करना है, नीट का पेपर फॉर्म भरना है, और जिस डेट को पेपर हो उस डेट को पूरी तरह स्वस्थ होके एग्जामिनेशन हॉल में जाना। क्या फायदा आपने पूरी तैयारी की, फॉर्म भी भरा, उस दिन तबीयत खराब हो गई। यस सर। ठीक है ना, तो ऐसी बेवकूफी इस जाड़े के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने की मत करिए। तो वही बात बेटा देखो इस पैराग्राफ में लिखी हुई,
soda water bottle is sealed under a pressure of gas when the solubility in water is very high. As soon as the bottle is opened, some of the dissolved CO2 gas escape to reach new equilibrium. पहले हाई प्रेशर पे इक्विलिब्रियम था, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला इक्विलिब्रियम बनाना चाहेगा, उसमें क्या होगी, गैस एस्केप कर जाएगी। ठीक है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लोअर प्रेशर, namely its partial pressure in the atmosphere. This is how the soda water in bottle when left open to the air for some time turns flat. It can be generalized. यानी जब सोडा वाटर को बेटा आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो जस्ट लाइक वाटर आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि CO2 एस्केप कर चुकी होती है। ठीक है भाई? Yes, अब देखो उन्होंने तो रिजल्ट की में क्या बताया, फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब तीनों बेटा, तीनों को एक जगह समराइज किया है। फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर at 1 atm at which two phase can coexist. If there is no exchange of heat with the surrounding, the mass of the two phase remain constant. कोई बेटा इस पैराग्राफ में दिक्कत? इनका कहना बेटा ये है कि जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो 1 atm प्रेशर पर टेम्परेचर फिक्स होगा। उस टेम्परेचर को हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, लिक्विड के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड रिएक्टेंट है, लिक्विड प्रोडक्ट है। दोनों भाई, पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि 100% रिएक्शन नहीं होती है। तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर सराउंडिंग से हीट नहीं आ रही है या नहीं जा रही है तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो अमाउंट भी बेटा फिक्स रहेगा। यही बेटा इन्होंने लिक्विड के लिए बोला है। तीनों के लिए बात एक ही है। फॉर लिक्विड वेपर, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, अगर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अगर टेम्परेचर बेटा सेम है तो गैस जो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर प्रेशर सेम है तो। और एक गिवन टेम्परेचर पर अगर आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। वही चीज इन्होंने यहाँ पे समराइज किया है। फिर देखिए बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। देखो बेटा, फिजिकल हो या केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर कॉमन टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज्ड सिस्टम। बेटा ये केमिकल के लिए कॉमन है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? यस सर। Both the opposing process occur at the same rate and there is a dynamic equilibrium. फिजिकल और केमिकल दोनों के लिए बात ही बेटा सही है। All measurable property of the system remain constant with respect to time। बेटा चेंज नहीं होता। मैंने कल बताया था, इक्विलिब्रियम पर बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, दोनों की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। अब जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है तो रिएक्टेंट लिक्विड हो गया, वेपर प्रोडक्ट हो गया, दोनों का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। When equilibrium is attained for physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at given temperature। ठीक है, 7.1 पे लिस्ट दिया हुआ है, ये पढ़ लेना कि भाई इसमें लिक्विड वेपर है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, सॉलिड लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, फिर सॉल्यूशन है तो सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है,
यहाँ पर गैस और गैस है, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो फिक्स होती है गिवन प्रेशर पे और गिवन टेम्परेचर पे। तो बेटा इन शॉर्ट ये आपको क्या याद रखना है, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी वेरी करेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज indicate the extent to which the physical process has proceeded। जैसे लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है, तो वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड आपको बेटा क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन, कितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे गैस लिक्विड का है तो इक्विलिब्रियम, तो जो गैस डिसॉल्व है उसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन। बोलो बेटा इन 5 पॉइंट में कोई दिक्कत? नहीं सर। फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम इन डायनामिक, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। देखो बेटा वही बात इन्होंने फिर दोबारा लिखी है, एनालॉगस मतलब सिमिलर टू द फिजिकल सिस्टम, केमिकल रिएक्शन आल्सो कंटेन ए स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कल बताया था स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी बैकवर्ड के क्या होगी, बराबर होगी। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, concentration of the reactant and the product remain constant, this is the stage of chemical equilibrium। ये सब कल बताया था। और बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, हमेशा डायनामिक। ठीक, क्योंकि जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा उसी रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, जिस रिएक्टेंट से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से रिएक्टेंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमेशा डायनामिक होता है। फिर देखो बेटा इन्होंने A प्लस बी गिव C प्लस डी लिया, तो जैसे जैसे बेटा रिएक्शन प्रोसीड करेगी, हमने भी यही एग्जांपल लिया था, A और B का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। C और D का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड का रेट किस पे डिपेंड करेगा, A और B पर। बैकवर्ड का किस पे डिपेंड करेगा, C और D पर। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा फॉरवर्ड की वेलोसिटी घटेगी, बैकवर्ड की वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड आफ्टर सम टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यही बात इन्होंने लिखी है। देखो ए और बी का अमाउंट देखो डिक्रीज कर रहा, सी और डी का अमाउंट बेटा इंक्रीज कर रहा। ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। तो देखो कंसंट्रेशन ए और बी की डिक्रीज कर रही है, सी और डी की इंक्रीज कर रही है। और जब बेटा यही ग्राफ आप किस में खींचोगे, रेट वर्सेस में, ये ऐसे हो जाता है। क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, बस यहाँ तक पढ़िएगा। फिर इन्होंने जबरदस्ती का डायनामिक इक्विलिब्रियम लेके फालतू की बातें की, वो पढ़ने की जरूरत है। बस इतना याद रखो, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, सॉरी, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे केमिकल, हमेशा डायनामिक होता है। यानी दो अपोजिट रिएक्शन एक साथ होती रहती है, रिएक्शन कभी रुकती नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन। ये जब पढ़ना चाहे ना तो पैराग्राफ पढ़ लेना। फिर उसी को जबरदस्ती उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी झोंक दिया है, इसको भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग का एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सही नहीं हुआ उसी को देखो इन्होंने जबरदस्ती एक बार हैबर प्रोसेस को लेके समझाया है, फिर H2 और I2 को लेके समझाया है। ठीक है, तो देखो ये सब तो ऑलरेडी आपको मालूम है। देखो अगर हैबर प्रोसेस लोगे तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटेगी, नाइट्रोजन की घटेगी, लेकिन अमोनिया की बढ़ेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम देखो लाइन बेटा देखो क्या हो रही है, लीनियर हो रही है, यानी विद इक्विलिब्रियम पर तीनों का अमाउंट बेटा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यही ग्राफ देखो यहाँ दिया हुआ है।
देखो दोनों इम्पोर्टेंट है ये दोनों वाला। नहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी, केवल आप याद रखो इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है बस। फिर देखो बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही ये सब बेटा कल बताया था हमने। यस सर। देखो जैसे a प्लस बी गिव c प्लस डी है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन है। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड पीटरसन वागे, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में हमने बता रखा है भाई। इन्होंने देखो डायरेक्ट लिख दिया, हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था। इसको केएफ लिया था, इसको केपी लिया था, पूरा बताया था। वही चीज लिखी हुई है यहाँ। ठीक है भाई, तो इसमें ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है इस पैराग्राफ में, केवल आपको ये सब मैंने बता रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना बता रखा है, जबरदस्ती का वैल्यू लेके शो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये फार्मूला लिखना बताया इन्होंने। अगर होमोजीनियस रिएक्शन है तो केसी का फार्मूला लिखना सबको आता है। प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में रखना है, रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में रखना है, स्टाइकियोमेट्री को पावर में रखना है। देखो ये लिखा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द रिस्पेक्टिव। ये टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जब भी बेटा किसी रिएक्शन का केसी लिखना है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन को न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट वाले को डिनोमिनेटर में, स्टाइकियोमेट्री को पावर में। बोलो मालूम है ना? यस सर। यस सर। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दिया। जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI है, तो केसी क्या होगा, HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। ठीक बेटा? यस सर। फिर देखो इसी को जनरलाइज किया है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ये है, तो देखो बेटा C स्टाइकियोमेट्री, देखो केसी क्या है, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर है, B की पावर B। अब जैसे ये रिएक्शन है तो केसी क्या होगा, NO की पावर 4। और देखो ये होमोजीनियस है। जब भी बेटा फिजिकल स्टेट मेंशन ना हो, अपनी ओर से गैस लेना। तो केसी बेटा सबको लिखना आता है, यही सब केसी लिखना इसमें बताया है। फिर देखो ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगर किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रिवर्स। जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, तो फॉर्मेशन का कितना है x, तो डिसोसिएशन का बेटा क्या होगा 1/x। ये हम आगे हम लोग नोट्स में अपने जब नोट्स पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। या इसको बेटा ऐसे याद रखना कि अगर फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है तो डिसोसिएशन का क्या होगा 1/x होगा। जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बन रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का कितना होगा 1/k। फिर देखो इन्होंने बेटा वही बात लिखी है, अगर बेटा आप स्टाइकियोमेट्री चेंज करते हो तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। जैसे इसकी बेटा x माना आपने H2 प्लस I2 गिव्स HI की x, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, x की पावर हाफ हो जाएगी। तो ये तो सबको रटा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब हो जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट, 3 से डिवाइड करेंगे क्यूब रूट। मालूम है कि नहीं बेटा? यस सर। n से मल्टीप्लाई करो केसी की पावर n, n से डिवाइड करोगे तो केसी की पावर पावर में 1/n। वही चीज इन्होंने कर रखा है। बाकी देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, देखो न्यूमेरिकल है। देखो इक्विलिब्रियम पर तीनों का कंसंट्रेशन दिया है, केसी पूछ रहा है, केसी का फॉर्मूला लिखा, तीनों वैल्यू रखी, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है।
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम, उसको कहते हैं होमोजीनियस। ठीक। और अगर गैसियस है तो मोल पर लीटर बेटा किससे रिप्लेस हो जाता है, बोलो, एटीएम से। ये सब कल हमने बताया था आपको। केपी केसी में रिलेशन मालूम है कि नहीं? यस सर। वही इन्होंने यहाँ डिराइव करके दिखाया है, एक बार इसको पढ़ लेना, देख लो। कोई किसी में दिक्कत हो बताओ। नहीं सर। नो सर। ये केसी का फार्मूला है, केपी का फार्मूला है। अब पार्शियल प्रेशर देखो, इस फार्मूले से निकाल लो। पीवी बराबर एनआरटी होता है, पी बराबर एन बाई वी आर टी। एन बाई वी को क्या कहते हैं, एक्टिव मास। तो देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे ये रिएक्शन लिया, केसी के लिए ये फार्मूला है, केपी के लिए फार्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई क्या होगा, एच आई का एक्टिव मास इंटू आर टी, आई टू का एक्टिव मास इंटू आर टी, एच टू का एक्टिव मास इंटू आर टी। अब तीनों ही रखा तो केपी बराबर केसी आया। क्यों, हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, जब केपी और केसी में रिलेशन निकालना हो तो क्या निकालते हैं, डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी जीरो, केपी बराबर केसी, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, केपी लेस देन केसी, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो, केपी ग्रेटर देन केसी। तो जिसके लिए डेल्टा एनजी जीरो होगा, केपी बराबर केसी। जिसके लिए डेल्टा एनजी ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं है, उसके लिए केपी बराबर केसी नहीं होगा। वही बात इन्होंने लिखी हुई है। और बाकी यूनिट हमने बता ही दिया था आपको। यूनिट निकालना है केपी का, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, केसी का करना है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। बताओ बेटा, हैबर प्रोसेस के लिए केसी की यूनिट क्या होगी? हैबर प्रोसेस के लिए केसी की यूनिट मोल पर लीटर मोल पर लीटर -2। मोल पर लीटर की पावर -2। और अगर H2 प्लस I2 गिव्स 2H चाहिए तो 0 हो जाएगा। तो जीरो नहीं, यूनिट नहीं होगी। 1 होगी, 1। हाँ मतलब प्लस ये सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो इतना आप लोग ये जो एग्जाम्पल दिए ना, ये सब कर लेना। देखो बेटा, आजकल जो ट्रेंड है नीट का पेपर का, इन्हीं एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाई है बहुत सिंपल, लेकिन इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पहली बात, आप केवल क्वेश्चन देखिएगा, कभी भी इनका सॉल्यूशन मत देखिएगा। सॉल्यूशन देखोगे तो डर लग जाएगा आपको, क्योंकि ये चीज आपसे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब आपको नहीं देखना है, केवल आपको जो कैलकुलेशन आती है वो इससे करना। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल 7.1 से लेके 7.5 तक एग्जाम्पल कर लेना। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, हेट्रोजीनियस। सर नेक्स्ट टर्म के लिए कितना पढ़ के आना पड़ेगा, बता दीजिए। नेक्स्ट टर्म पे अरे 5-6 पेज तो पढ़ ही के लेना, पूरा पढ़ लेना, पूरा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है कुछ इसमें। है याद, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम था। बाकी ये सब तो नोट्स में ही कवर हो जाएगा ना, इस पे कोई ज्यादा। और सुनो, आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना, जो चीज ना समझ में है वो बताना। वो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा? ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। जो हमने अंडरलाइन किया है, यस सर। हमने तो पूरा ही अंडरलाइन किया है। ये देखो पूरा ही अंडरलाइन। फिर भी कर दीजिएगा। कुछ नहीं, खुद पढ़ो, खुद भी तो करो। सर कोचिंग कब से खुलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन है? मंडे से बेटा ऑर्डर आ चुका है।
अब ये मंडे से खोलेंगे कि नहीं ये पता नहीं, बट स्कूल कॉलेज खुलने का ऑर्डर आ गया। ठीक है भाई, तो कल क्या करेंगे हम लोग, कल की क्लास है सर, आधे घंटे अपना नोट्स और आधे पौन घंटे अपना नोट्स और आधे पौन घंटे एनसीईआरटी और बाकी टाइम एनसीईआर। ठीक है सर, ठीक। अरे मतलब 45 मिनट वो 45 मिनट हो, 45 मिनट में यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आप पढ़ के आइएगा यहाँ तक, ठीक है? ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर यही पूछना था, कोचिंग कोचिंग बता तो रहे, ऑर्डर है गवर्नमेंट का कि मंडे से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। अब चक्कर क्या है ना बेटा, पहले अभी ये तुरंत नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत से बच्चे चले गए घर, तो अब ये पहले 1-2 दिन अपने ग्रुप में डाल के कोचिंग का खोल रहे हैं, तो जिससे भाई मान लो मंडे से खोल दे, आधा लड़का कहेगा सर हम तो आ नहीं पाएंगे, पढ़ा दिया तो फिर बवाल हो जाएगा। सर हम भी घर ही, तो ये मान के चलो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी होगा तो भी वेडनेसडे से पहले नहीं खुलेगी, जहां तक मेरा। ठीक है भाई? ओके सर, ओके। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।